आज हम लोग मुख्यतः करंट अफेयर्स में लाल सागर के बारे में पढ़ेंगे। चर्चा में रहा है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल में ही संयुक्त अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए, ठीक है। हाल ही में संयुक्त अमेरिका और साथ में कौन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए। यह कदम एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग लाल सागर में समुद्री जहाजों के प्रति हुतियों के लगातार आक्रमण कृत्यों के प्रतिरोध में उठाया जा रहा है, ठीक है। आपका लाल सागर में क्या हो रहा है, हुती विद्रोही का, ठीक है, बार बार हमला बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए संयुक्त अरब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए हैं। दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग समूह मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने अपने कंटेनर जहाज पे हमले के बाद अपने जहाजों को लाल सागर से दूर ले जाने जा रहा है। यह फैसला यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोही के हमले के बाद आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे सबसे पहले, ठीक है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, शिपिंग समूह का नाम क्या है, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। तो वो अपने जितने भी कंटेनर को क्या कर रहा है, तो मतलब सबको मतलब लाल सागर से दूर ले जा रहा है, ठीक है। ये फैसला कब लिया गया उनके द्वारा, तो यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमले के बाद शुरू किया गया, ठीक है। तो यमन की बात करेंगे तो वहां का एक विद्रोही गुट है जिसका नाम है हुती, ठीक है। और वो मतलब क्या, ईरान को समर्थन करता है, ठीक है। किसको समर्थन करता है, ईरान को समर्थन करता है, ठीक है। और ईरान किसे समर्थन करता है, तो ईरान जो है, ठीक है, इजरायल और फिलिस्तीन वार में फिलिस्तीन को समर्थन करता है। इसलिए हुती विद्रोही भी मतलब क्या है, फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है, ठीक है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित हिंद महासागर के प्रवेश द्वार के रूप में भी है। लाल सागर की बात करें तो एशिया और अफ्रीका को मतलब जोड़ देता है, हिंद महासागर का प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है लाल सागर, रेड सी। प्राचीन मिस्रवासी लगभग 2500 ईसा पूर्व लाल सागर की खोज में अग्रणी थे, क्योंकि वे दक्षिण के लिए व्यापारिक मार्ग की तलाश में थे। अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित लाल सागर की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो 2250 किलोमीटर है, ठीक है। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में आपको मिलेगी लाल सागर, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2250 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करेंगे, मैक्सिमम चौड़ाई 355 किलोमीटर, औसत गहराई की बात करेंगे 1608 किलोमीटर है। आप केवल इसमें से क्या करो, लंबाई ही याद रखो, ठीक है। कितनी लंबाई है, 2250 किलोमीटर है। ये समुद्री क्षेत्र एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर भी है, जो लगभग 1000, ठीक है, 1000 अकशेरुकी प्रजातियों का मेजबानी भी करता है। लाल सागर उत्तरी छोर पे अकावा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में विभाजित होता है। लाल सागर की बात करेंगे तो उत्तरी छोर पे अकावा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में क्या होता है, विभाजित होता है। और स्वेज नहर के मध्य मध्य में भूमध्य सागर से जुड़ता है, ठीक है। तो स्वेज नगर के माध्यम से किससे जुड़ता है, भूमध्य सागर से जुड़ता है, ठीक है। तो लाल सागर और, ठीक है, किसके माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है, तो स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर किससे जुड़ता है, भूमध्य सागर से जुड़ता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे इसके दक्षिणी छोर पर, ठीक है, बाब अल मंडेब जलडमरू के माध्यम से अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ता है। तो दक्षिणी छोर पे जाएंगे तो बाब अल मंडेब, ठीक है, जलडमरू के माध्यम से क्या होता है, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से मतलब क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। बाब अल मंडेब को क्या बोलते हैं, आंसुओं का द्वार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ देता है, हाँ, स्वेज नहर जोड़ देता है, ठीक है। बीच में स्वेज नहर है, इधर लाल सागर, इधर भूमध्य सागर है, ठीक है। अब चलेंगे, लाल सागर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है, तो ये दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, ठीक है। क्या है लाल सागर, तो दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जिसमें तेल और खनिजों के भंडार है। यह जलाशय इतिहास के पहले उल्लेखित जलाशयों में से एक है। लाल सागर विश्व स्तर पर पानी के सबसे नमकीन निकायों में से एक है, निकायों के एक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इसमें मूंगा चट्टानें जो 1000 मीटर की अधिक गहराई तक फैली हुई, क्या है, तो मूंगा चट्टानें भी आपको देखने को मिलती है, जो कि 1000 मीटर से अधिक गहराई तक फैली हुई है। क्षेत्रफल की बात करेंगे 4,38,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई की बात की कितनी है लंबाई, तो 2250 किलोमीटर लंबाई है। मैक्सिमम चौड़ाई की बात करेंगे तो 355 किलोमीटर है। कितनी है इनकी, 355 किलोमीटर क्या है इनकी मैक्सिमम चौड़ाई है। औसत गहराई की बात करेंगे तो 490 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे गहरा बिंदु का ध्यान रखेंगे तो 30-40 मीटर है, ठीक है। 3040 मीटर की बात करेंगे सबसे गहरा बिंदु, तो गहरा बिंदु आप लोग याद रखिए। और लंबाई याद रख सकते हैं, 2250 किलोमीटर लंबाई याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे गहरा बिंदु कितनी मीटर मतलब गहराई में, तो 30-40, ठीक है। और लंबाई की बात करेंगे तो 2250, ठीक है। सीमावर्ती देश की बात करेंगे तो सीमावर्ती देश कौन है, तो सीमावर्ती देश की बात करेंगे मिस्र, सऊदी अरब, यमन,
सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। ये सारे के सारे मतलब क्या है, इनके सीमावर्ती देश है। कौन कौन है? मिस्र इनके सीमावर्ती में है, सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ठीक है। इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी शामिल होते हैं, ठीक है। यमन का ध्यान रखिएगा क्योंकि हुती से चर्चा में, इसलिए लाल सागर में ये लोग सटा हुआ देश है, इसलिए मतलब क्या उत्पात मचा रखा है, ठीक है। यह अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन पश्चिम में उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पूर्व में अरब प्रायद्वीप के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लाल सागर संकट का क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब विश्व स्तर पे बात करेंगे तो लाल सागर संकट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो युद्ध जोखिम प्रीमियम लगभग, ठीक है, 10 से 15 लाख रुपए अधिक हो सकती है, ठीक है। शिपिंग समय में औसत 2 सप्ताह की वृद्धि हो सकती है। जो शिपिंग समय जो होगा उसमें कितनी की वृद्धि हो जाएगी, तो शिपिंग समय में आप देखोगे तो कितनी की वृद्धि, 2 सप्ताह की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कितनी की शिपिंग समय में, कितने की वृद्धि, 2 सप्ताह की वृद्धि आपको शिपिंग समय में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो शिपिंग समय में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 2 सप्ताह की वृद्धि आपको मतलब किसी जितना देर में कंटेनर पहुंचता था ना, अब दो, मतलब क्या होगा, तो मतलब 2 सप्ताह अधिक ज्यादा लगेगा, ठीक है। कंटेनर माल ढुलाई की दरों में मतलब क्या होगा, 30% की से अधिक की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। माल ढुलाई की कीमत में कितनी की वृद्धि होगी, 30% अधिक लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, भारत का लगभग 20% निर्यात लाल सागर स्वेज मार्ग से होकर गुजरता है। दक्षिणी लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 10 नौसेनाएं एक साथ आई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, भारत का लगभग 20% निर्यात जो होता है इसी सागर से होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो कंटेनर में 30% की दर में वृद्धि हो जाएगी। युद्ध जोखिम प्रीमियम लगभग 10 से 15 लाख रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब प्रीमियम भी, प्रीमियम समझते हैं ना क्या होता है, मतलब जो जैसे कार ही चला, रोड पे चलता है, बाइक चले, कार चले, तो सबका मतलब क्या होता है, सबका इंश्योरेंस होता है। उससे शिपिंग का भी इंश्योरेंस होता है, तो खतरा जब ज्यादा बढ़ेगा तो प्रीमियम भी ज्यादा बढ़ेगा। आप किसी बच्चा का एलआईसी करवाने जाइए और सेम एलआईसी करवाइए किसी बुजुर्ग को करवाइए, तो बच्चा का प्रीमियम कम रहेगा, उसका 2300 रुपया है। बच्चा का प्रीमियम मान लीजिए 2300 रुपया था, बुजुर्ग का प्रीमियम वही हो जाएगा, 2800 2900 रुपया हो जाएगा। क्योंकि एलआईसी कोई भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बुजुर्ग का प्रीमियम करने में रिस्क है, क्योंकि उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। नहीं, जबकि बच्चे के लिए वो मतलब रहते हैं ऐसे भाई से कम 95%, 96%, 97 98% तो श्योर है, ऐसे मतलब इनका नॉर्मल स्थिति में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये खतरा जब बढ़ी रहेगी तो दिक्कत क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रीमियम भी ज्यादा लिया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, ठीक है। अब इसका वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकता है, मतलब लाल सागर में अब सारा कुछ हो रहा है, व्यापार अगर नहीं, वैकल्पिक मार्ग क्या होगा, द केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी भागों से होते हुए पूर्वी एशिया और यूरोप को जोड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन ये मार्ग काफी लंबा हो जाएगा, लगभग 10 से 11 हजार किलोमीटर की दूरी अगर देखेंगे तो फिर से मतलब क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और लगभग क्या कितना होगा, मतलब सब कितना सप्ताह से अधिक का समय ज्यादा लग सकता है, पता था, 2 सप्ताह 3 सप्ताह, कितने सप्ताह का, 2 सप्ताह, मतलब 14 दिन की यात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको भी देख लेंगे, तो भाई साहब लाल सागर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सुएज नहर के माध्यम से अरब सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है, सुएज नहर के माध्यम से अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला लाल सागर यूरोप के लिए सबसे छोटे मार्ग के रूप में रणनीतिक महत्व रखता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे, सुएज नहर के माध्यम से अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला, ठीक है, लाल सागर यूरोप के लिए सबसे छोटे मार्ग के रूप में रणनीतिक महत्व सबसे छोटा मार्ग है। 1869 में सुएज नहर खुलने से यूनाइटेड किंगडम और भारत की दूरी 5500 माइल, ठीक है, 8800 किलोमीटर मतलब कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितना, 88, मैंने कहा 7000 भी, 7000 पढ़ा था, ठीक है, वही समय 7 8 हजार, मतलब इतनी दूरी कम हो गई, मतलब पहले इतना घूम के जाना पड़ता था, लंबा जाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सुएज नहर खुला तो दूर डिस्टेंस यूरोप के साथ व्यापार करने की दूरी जो थी काफी कम हो गई, ठीक है। लाल एनसीआर सागर टेल, एनसीईआरटी में कितना है, 7,000। मैं भी 7000 पढ़ा था, ठीक है। लाल सागर तेल और ईंधन शिपमेंट के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, किंतु हुती विद्रोही द्वारा विदेशी स्वामित्व वाले जहाजों के खिलाफ ड्रोन और रॉकेट से हमले बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग भी चिंतित हो गए क्योंकि हमारे भी एक जहाज पे हमला किया गया। भारतीय व्यापार पे प्रभाव क्या पड़ेगा, शिपिंग मार्गों का बदलाव सबसे बड़ा रीजन ये है। हमलों के बाद पश्चिमी गोलार्ध में भारत का लगभग 90% माल केप ऑफ गुड के माध्यम से पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। अब केप ऑफ गुड होप के मार्ग से अगर जाएगा तो कितने किलोमीटर, लगभग काफी लंबा जाना पड़ेगा, 2 सप्ताह का मतलब यात्रा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। माल ढुलाई की लागत में वृद्धि हो गई है, पर्याप्त वृद्धि देखी गई जो सामान्य दर से 6 गुना तक पहुंच गई, ठीक है।
मतलब अगर माल ढुलाई का 2 रुपया है तो सीधे मतलब बढ़कर कितना हो गया, ठीक है, 12 रुपया हो गया, ठीक है। विशेष रूप से कम विशेष रूप से कम रूप में कम मूल्य, उच्च मात्रा वाले, ठीक है, कार्गो और खराब होने वाले सामानों पर मतलब क्या होगा, असर पड़ेगा। मतलब जो सामान खराब हो सकता है उस पर तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको कितना दिन मतलब कितने 2 सप्ताह एक्स्ट्रा लग रहे हैं नहीं। तो वैसे बहुत असर जो है सो भारत पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो ये एक अच्छी चीजें नहीं है। आप चलेंगे विकसित भारत 2047। क्या है विकसित भारत 2047 की बात करेंगे। विकसित भारत @2047 समझिएगा क्या है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज को लॉन्च किया। अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री ने 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। अपने बजट 2024 भाषण के दौरान, ठीक है, उन्होंने व्यापक सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पे जोर दिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको देख लेंगे, विकसित भारत क्या है ये, ठीक है, जरा इसको समझिएगा। देखेंगे विकसित भारत 2047 के पीछे दृष्टिकोण। 2047 में आबादी के 100वें वर्ष देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलना भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, ठीक है। हमारे आजादी के 100 वर्ष कब पूरेगा, 2047 में पूरेगा। तो हमने लक्ष्य रखा है भाई साहब 2047 तक पहुंचते पहुंचते हमारा पूरे 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है, आजादी के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा जो देश जो है क्या हो जाएगा, विकसित देश बन जाए। अभी हम लोग किस फेज में है, तो अभी हम लोग विकासशील के फेज में है। यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है। अब विकसित बनने का केवल ये नहीं कि आर्थिक रूप से हम लोग विकसित हो जाए, हमारा विकसित कहने का मतलब है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी रूपों में विकास होना चाहिए। जो है आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता भी आनी चाहिए और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है, ठीक है, विकसित भारत। विकसित भारत की नींव पे 4 स्तंभों पे टिकी हुई, कितने हैं, 4 पिलर्स। डेवलप इंडिया के कितने, 4 पिलर्स। पहला पिलर्स में युवा है, दूसरे में गरीब है, तीसरे में मतलब क्या महिला है, और चौथे में क्या है, किसान है। मतलब अगर विकसित भारत बनाना है तो आपको युवा का विकास करना पड़ेगा, गरीबों की मतलब क्या करना पड़ेगा, उनका गरीबी को खत्म करना पड़ेगा, महिला का विकास होना पड़ेगा, किसान का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके मतलब क्या हो सकता है, एक विकसित भारत बन सकता है 2047 तक। विकसित भारत अपने लोगों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर व्यापक विकास हासिल करने की सरकार की पहल का प्रतीक है, जो अंततः 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को साकार करेगा। सरकार 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। विकसित भारत के कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है, युवा है, गरीब है, महिला है और मतलब किसान है। ये विकसित भारत प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम जरूरत है, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। तो हो सकता है इस पर पूछ भी ले होगा। आप चलेंगे विकसित भारत का प्रमुख उद्देश्य होगा, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक परिवर्तन, 2047 तक 30 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना हमारा लक्ष्य है 2047 तक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इससे हम लोग जो है 2030 तक दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग है 2030 तक, या उससे पहले भी हम लोग दुनिया के, ठीक है, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अमेरिका चीन और मतलब अमेरिका चीन के बाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 2047 तक हमने कितना लक्ष्य रखा है, 30 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है। शहरी और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए सतत और न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना, आर्थिक समृद्धि के लिए नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, ठीक है। ये आर्थिक परिवर्तन में है। अब मानव विकास किस प्रकार से होगा, तो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। 2047 तक 71.8 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा और, ठीक है, 89.9% साक्षरता दर का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पे तो मैंने आर्थिक दृष्टि से हमने बात किया से भाई साहब 2047 तक हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर करना है। लेकिन मानव विकास की बात करेंगे तो मानव के लिए क्या है, तो 71.8 वर्ष औसत जीवन प्रत्याशा को बढ़ावा देना है। ये कब हो सकता है, जब स्वास्थ्य बढ़िया हो, तो पर्यावरणीय चीजों पे मतलब ध्यान दिया जाए, स्वच्छ हवा मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ वातावरण रहेगा, तब तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। खान पान बढ़िया होगा तब तो। 71.8 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा और 89.9% की साक्षरता दर होना चाहिए।
ठीक है, अभी देश की साक्षरता दर कितनी है तुम्हारा? 61-62 कितना है? 71-72% के आसपास होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको बढ़ा कर 89.8%, मतलब अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 90%, ठीक है। कितनी करनी है? 90% करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और, ठीक है, प्रासंगिक प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाना है। केवल शिक्षा ही नहीं देना है, ठीक है, कौशल के साथ ही युवाओं को मतलब क्या करना है, ठीक है, सशक्त बनाना है। शिक्षा में कैसा क्वालिटी एजुकेशन देना है। अभी जो लोग जो बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, ठीक है, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं, वो क्या है, डिग्री है। अगर वैसे बच्चों को, ठीक है, ज्यादातर बच्चों को 2 लाइन कह दो लिखने के लिए, नहीं लिख पाते हैं। उनको बेसिक चीजों पे कह दो एमए बीए की, ये वाला गांव देहात में जो करके जो बैठ जाता है, लड़का हो कि लड़की हो, स्पेशली लड़की है, लेकिन लड़कों की भी संख्या ऐसे बैल बुद्धि वालों की कम नहीं है। 2 अक्षर बोल दो वो नहीं लिख पाएंगे, उनको सब्जेक्ट के बारे में हमको जीरो जानकारी है। उन्होंने जिस सब्जेक्ट से मास्टर किया है या फिर मतलब ग्रेजुएशन किया, उनका उनको कुछ नहीं आता है। तो क्वालिटी एजुकेशन में नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है, ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे हायर एजुकेशन का ठीक ठाक माहौल है, ठीक है। अमेरिका वगैरह में जाएंगे, यूरोपियन कंट्री वगैरह में, तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, हायर एजुकेशन नहीं होता है। लोग मतलब बहुत कम लोग हायर एजुकेशन ग्रहण करते हैं, बाकी जो मैट्रिक इंटर के बाद ही मतलब वहाँ पे उन लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है, जिस क्षेत्र में वो जाना जाता है उसके बाद उस क्षेत्र में जाके काम करना लगता है। उनको ये इच्छा नहीं होता ग्रेजुएशन करेंगे फिर एमए करेंगे फिर पीएचडी करेंगे फिर डबल पीएचडी करेंगे, ऐसा कोई इच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे प्रासंगिक कौशल के साथ साथ सशक्त बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब देना, इनका लक्ष्य रखा गया है। तीसरा के बुनियादी ढांचा को भी मतलब विकास करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देखेंगे कनेक्टिविटी को पहुंच बढ़ावा देते हुए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा के निर्माण करना, स्मार्ट शहरों, कुशल परिवहन और टिकाऊ ऊर्जा में निवेश करना, शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना, ये सारा लक्ष्य जो का बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के क्षेत्र में काम आएगा। अब देखिए पर्यावरणीय स्थिरता बहुत मैटर है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब बहुत दिक्कत का विषय है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन को कम करना, पर्यावरणीय क्षरण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जोर देते हुए कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास करना, ये सब कुछ किसमें शामिल होगा? पर्यावरण स्थिरता में आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हमने लक्ष्य रखा है भाई साहब 2000, ठीक है, जैसे 2070 तक, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है ना, यस है सर। कि नहीं? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, कॉप में। तो भाई इन सारे क्षेत्र में मतलब क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। सामाजिक कल्याण किस तरीके से प्रभावित होगी? तो सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, समान अवसर प्रदान करते हुए हाशिए पे, ठीक है, ध्यान रखिए हाशिए पे, ठीक है, जो बहुत पिछड़े हुए हाशिए पे रहने वाले समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक समरसता एवं समता को बढ़ावा देना, वैश्विक नेतृत्व, ठीक है, ध्यान में ये भी मैटर है। राजनयिक संबंधों को मजबूत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, और शांति का प्रतीक बनना, बेहतर दुनिया के लिए, ठीक है, नीतियों का आकार देते हुए, ठीक है, वैश्विक शासन मंचों का मतलब क्या करना? नेतृत्व करना। वैश्विक शासन मंचों में नेतृत्व करना, वैश्विक शासन मंचों में क्या आएगा? ठीक है, मान लीजिए यूएनए हो गया, ठीक है, मतलब G20 का मीटिंग हो रहा है, तो ये सब क्या वैश्विक संस्था है, ठीक है, उसका मतलब नेतृत्व करना में भी भारत में इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हमने जो देखे थे, ये सारे के सारे, ठीक है, क्या थे? ये विकसित भारत के प्रमुख उद्देश्य थे। अब इसके देखेंगे इसके रणनीतिक फोकस क्षेत्र क्या क्या होगा, क्या क्या चीजों पे फोकस रखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो फोकस पे देखेंगे तो सबसे पहले नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवाचार अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करना, एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना, जिससे भारत एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। शिक्षा और कौशल विकास, ठीक है, कौशल आधारित शिक्षा पे जोर देकर शिक्षा प्रणाली को बदलना, मतलब कौशल आधारित शिक्षा पे जोर देना, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने मतलब क्या किया, जो हम लोगों को जो शिक्षा मिल रहा है वो किसी कौशल पर आधारित शिक्षा नहीं है। मतलब इस शिक्षा के आधार पर आप कहीं पे नौकरी मांगने जाएंगे तो आपको कोई देगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपने कौशल पर आधारित शिक्षा अगर किया रहता तो शिक्षा प्राप्त होते ही आपको क्या मिल जाती? नौकरी मिल जाती। अब कौशल पर आधारित शिक्षा क्या है? जैसे मान लिया आपने 10th किया, और 10th करने के बाद आप क्या करते हैं? पॉलिटेक्निक में जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, 2 साल में या फिर 3 साल में जो भी होता है सर,
10th पे 3 साल में होता है, तो आपको पॉलिटेक्निक की डिग्री मिलेगी। तो आपको जो पॉलिटेक्निक के माध्यम से जो शिक्षा जो मिली, क्या कौशल आधारित पे शिक्षा है, तो उस पर आपको सीधा सीधा क्या होगा, जॉब के लिए किया जाएगा। नॉर्मली आप क्या करेंगे, 10th के बाद 2 वर्षीय 3 वर्षीय जो भी कोर्स करेंगे, तो कौशल पर आधारित शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो आपको साथ साथ आप शिक्षित भी हो जाए, और साथ साथ आपको मतलब ऐसा हो जिसकी शिक्षा के माध्यम से आपका बेरोजगारी भी समाप्त हो जाए, ठीक है। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हुए शहरी ग्रामीण विकास की शिक्षा के, ठीक है, अंतर को पाटना, पाटना मतलब कम करना। अब शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सेवाओं में काफी अंतर है, ठीक है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो मुख्य अंतर जो है वो क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है, और मतलब क्या, शिक्षा। ये दो का विशेष अंतर है, ठीक है, इसको मतलब कम करना है। अब देखेंगे तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल कहाँ जाते हैं, गांव के हॉस्पिटल में नहीं जाते, शहर भागते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, हमको हायर एजुकेशन चाहिए, कहाँ भागते हैं, शहर भागते हैं। ये दोनों के बीच का जो अंतर है उसको इसमें कम करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य देखभाल क्रांति की बात करेंगे, तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, निवारक देखभाल को प्राथमिकता देना, और सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य सेवा कैसे, सस्ती मतलब जो सभी लोग उसको अफोर्ड कर सके, सुलभ, सुलभ का मतलब आसानी से मिल जाए। जैसे मैंने बोला क्या, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे, जैसे आपका गांव में आप रहते थे, गांव में आपको स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, गांव में अच्छी किस्म का हॉस्पिटल। अब शहर में, तो शहर में ऐसा नहीं कि मतलब किसी हॉस्पिटल को ढूंढने के लिए आज से 100 किलोमीटर दूर जा रहा है, ठीक है, उसको सुलभ नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो आसानी से उपलब्ध हो उनको सुलभ कहते हैं। तो गांव और शहरों में दोनों जगह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि, हमारे यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के क्या करना, आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। क्योंकि भूमि का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की बात करें, 32 लाख जो भी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भी है। मान ली किसी भी व्यक्ति के पास भूमि का टुकड़ा इतना निश्चित है, ये भूमि का टुकड़ा निश्चित है, ये फिक्स है, ये बढ़ेगा नहीं। देश का क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा, लेकिन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब भोजन की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या, हमारे पास जमीन तो उतना ही है ना, उसी जमीन को, ठीक है, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रगतिशील कृषि सुधार लागू करना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को, कृषि तकनीक नवाचारों को बढ़ावा देना, कृषि तकनीक नवाचारों को बढ़ावा देकर उसी भूमि में, ठीक है, अनाज अधिक उपज किया जा सकता है, जिससे मतलब क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या को पेट को भरा जा सकता है। नहीं तो क्या है, आप देखिए कि भूमि का टुकड़ा क्या है, सीमित है, और जनसंख्या क्या और बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या 1,40,000 के आसपास जाने वाली है, ठीक है, पहुंची गई होगी, ठीक है। तो आज से देश में बहुत साल पहले जिस समय हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी, और अभी हमारी जनसंख्या 30 करोड़ का मतलब 4 गुना से भी ज्यादा है, लेकिन भूमि का टुकड़ा वही है, ठीक है। यहाँ तक कि भूमि के लोग, कृषि योग्य भूमि पे भी लोग क्या कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो इससे मतलब दिक्कत हो रही है नहीं। विनिर्माण और व्यापार की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना, ठीक है, व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करना, निर्यात को मतलब क्या, बढ़ावा देना, एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारे के सारे चीज जो है, ठीक है, विनिर्माण और व्यापार के लिए भी है। तो इन सारे चीजों पर अगर काम किया जाए तो हम लोग मतलब क्या होंगे, 2047 तक हम लोग क्या होंगे, विकसित भारत बन सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों का एक शुद्ध शुद्ध खाका तैयार किया गया, जो कि विकसित भारत 2047 मेंस के लिए टॉप है। हो सकता हूबहू ये 70 बीपीएससी के मेंस में पूछ दे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलेंगे बुनिया बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, ठीक है, ये क्या है, तो विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क विकसित करना, टिकाऊ ऊर्जा में निवेश और स्मार्ट शहरों का मतलब क्या करना, निर्माण करना, वस्तुओं और लोगों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्व बैंक का मानदंड क्या है, तो उच्च आय वाली, ये ध्यान में रखिएगा, जरा इंपॉर्टेंट है ये, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, जो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वार्षिक प्रति सकल घरेलू, ठीक है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्व बैंक का माप क्या है, तो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था वार्षिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, कितना होना है, 13,846 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उच्च मध्य उच्च मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो यहाँ पे 4486 और 13,845 के बीच में होनी चाहिए। अब आते हैं, ठीक है, निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति, ठीक है, GNI, ठीक है, GNI ये कितनी है, 1136 से 4465 के मध्य होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन कैटेगरी में उच्च है, मध्य है, निम्न है, ठीक है। उच्च वाला का कितना, 13,846 से अधिक,
मध्य वाला का 4466 से 13845 के बीच में। ठीक है, निम्न वाला का कितना, 1136 से लेकर 4465 के बीच में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत का विजन विकसित भारत 2047 की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत वर्तमान में निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में आता है, मतलब सबसे निम्न वाली में आता है। ठीक है, ये क्या है, उच्च आय वाली है, उच्च मध्य आय वाली है, निम्न मध्य आय वाली है। हाँ, तो हम लोग इसमें आते हैं, मतलब हमारी की बात करें कितना है, तो 1136 से लेके, ठीक है, 4465 के मध्य में हम लोग आते हैं। ठीक है, और 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कितना होना चाहिए, $13,846 प्रति व्यक्ति। ठीक है, GNI बाधा को मतलब क्या करना, पार करना पड़ेगा। सारे के सारे डाटा जो किस में है, डॉलर में है। ठीक है, क्या है इसमें, डॉलर में है। तो हमको मतलब उच्च आय को पार करने के लिए, उच्च उच्च मतलब विकसित देश वाले बनने के लिए हमारा कितना होना चाहिए, 13,846 में हमको जाना पड़ेगा। अभी हम लोग कितना है, अभी हम लोग कितना में है, ठीक है, 1136 से लेके, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 4465 के बीच में। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारी इनकम कितनी होनी, इतनी से अधिक होनी चाहिए, मतलब अप्रोक्स, ठीक है, 3 गुना। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्स 3 गुना हमको क्या करना है, विकास करना, तब जाके हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, समृद्धि के प्रमुख संकेतकों में समग्र सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धिशील वृद्धि, आय समानता को संबोधित करना, और ठीक है, मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार चढ़ाव का प्रबंधन भी क्या है, शामिल है। ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर। ये जो था क्या था, विकसित भारत @2047। ठीक है, समझे। तो कल इसे प्रश्न पूछूंगा, और सभी आदमी को सारा प्रश्न याद होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको आप लोग देख कर आएंगे। PDF निकलवाया क्या कुछ लोगों ने, कितने लोगों ने PDF निकलवा लिया है इसका? निकलवा लिए सर। हम्म, एक आदमी हम भी निकलवाए सर। और भी कोई निकलवाया है क्या? और कितने लोगों ने नहीं निकलवाया? अगर एक PDF निकलवाना रहता निकलवा लीजिए, अगर नहीं निकलवाते वीडियो प्रोवाइड करता वो देख कर आइए। नहीं तो क्या सोच के, मतलब ना आप लोगों ने PDF निकाला, ना आप लोग ने मतलब इसका मतलब वीडियो देख कर आते। BPSC को हल्के में ले रहे हैं क्या? गांव देहात में कहा पे थे, दाल भात का कोर होना, सिर्फ बस किए और खा लिए उसको। प्रीलिम्स सबसे बड़ा बाधा होता है। ठीक है, इसको अच्छे से करके आया कीजिए आप लोग, समझे। जब वीडियो देता हूँ तो उसको देखा कीजिए। ठीक है, कौन देखता है नहीं देखता वही मुझे पता था, जो जो देखते हैं उनको पता है कि उनको कहाँ से मतलब है। नहीं तो अगर नहीं देखने में अगर मन लगता है तो PDF निकालिए, कॉलम कॉपी उठाइए, हाइलाइटर उठाइए, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क है उसको कीजिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए। कोई ऐसा नहीं से बहुत बड़ा सिलेबस 40-50 पेज का है, मुश्किल से 40 पेज का होगा, 10 पेज में तो प्रचारे रहता है। और अब महीना में 30 दिन में करना है, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है उसको करने। करेंट एक ऐसा चीज हर एग्जाम में काम आएगा। ऐसा तो नहीं से बिहार का पॉइंट ऑफ व्यू से BPSC के बाद नहीं काम आएगा। पढ़ेंगे साल भर के तो सारे एग्जाम में करंट काम आएगा, और अच्छी तैयारी हो जाए करंट का, पूरा पूरा मार्क्स भी आने की संभावना होगा। फिर भी बात नहीं समझ में आती है। चलिए मैं आपके थ्रू रिवीजन कर लेते हैं। विश्व आइस स्केटिंग दिवस मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया? लद्दाख। लद्दाख में। ठीक है, आनंद विवाह अधिनियम लागू हुआ, कहाँ पे लागू हुआ आनंद विवाह अधिनियम, इंपॉर्टेंट है ये, जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? हरियाणा। हरियाणा में। ठीक है, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर सहमति व्यक्त की गई, कहाँ, किन किन के बीच में? राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बीच में। ठीक है, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर सहमति व्यक्त की गई। ठीक है, गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई, कितने नंबर का? 15 नंबर का। पैनगंगा नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, किसने किया, किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, पैनगंगा नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना के खिलाफ विशेष प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र में। ठीक है, उडुपी जिले के स्थित केरे बसडी मंदिर को झील मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक। केरे बसडी मंदिर को झील मंदिर के नाम से जाता है। मंदिर कर्नाटक, उडुपी जिले भी कर्नाटक में। ठीक है, अब आगे आते हैं, बताना है। ठीक है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध करने के लिए 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 शुरू किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने बनारसी में दुनिया के सबसे बड़े मदरसा केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा केंद्र, ठीक है, कहाँ पे स्थापित हो गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
बिल्कुल वाराणसी में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। कहाँ पे चल रही है? बिहार बिहार बिहार। असम समझौते में धारा 6 एक विशेष प्रावधान है जो समझौते ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले लोगों को नागरिकता से संबंधित है। 6A, ठीक है, ध्यान रखिए, अभी सीए एनआरसी में निकल कर आया, सीए में निकल कर आई है। 6A, ठीक है, कहाँ का है ये प्रावधान? असम असम से संबंधित है, ठीक है। राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते में सफलतापूर्वक किया। कहाँ का ये संगठन है ये? उग्रवाद को बढ़ावा देता था। बिल्कुल ठीक है। लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। लाकाडोंग हल्दी किस राज्य का है? मेघालय मेघालय का है, ठीक है। कहाँ का है तो ध्यान रखेंगे, मेघालय का है ये, ठीक है, समझ गए। ठीक है, कल की क्लास में हम बिहार समसामयिक देखेंगे।